हेलो एमर्स। तो एक बार पुनः हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए आ चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे थे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की, और उसी समय भारी बारिश आ गई, इसके कारण हमको वीडियो को पॉज करना पड़ा। पॉज किया बट बारिश बहुत काफ़ी ज़्यादा समय के लिए रुक रही, तो इसलिए मजबूरन हमको बंद करना पड़ा। चूँकि जो ऊपर का ये जो रूफ़ है वो थोड़ी सी समस्या वाली है कि जब बारिश आएगी तो पूरी आवाज़ ऐसे लगेगा कि मतलब बारिश एकदम डायरेक्ट यहीं पे आ रही है, ठीक है ना। तो इसी कारण हमको वीडियो को मजबूरन वहीं पे एंड करना पड़ा, और पुनः मैं इस वीडियो से स्टार्ट कर रहा हूँ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को। जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन निकालेंगे हम लोग, ठीक है। और एक्चुअल में ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, नॉर्मली मैं बता दूं तो हर एक मटेरियल का अपना अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे जरूरी नहीं कि सबका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व सेम हो, लेकिन हम जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाने जा रहे हैं वो क्या करेंगे, एक जनरल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाने जा रहे हैं। दैट मीन्स ऐसा कि जिस मतलब हम एक प्रॉपर्टी को डिफाइन कर पाए, जनरली ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये जनरली ऐसा होता है। तो कई सारे मटेरियल्स का ऑब्जर्वेशन के आधार पे मैं क्या बना रहा हूँ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब देखिए, इसमें स्ट्रेस कहाँ रखना है, वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे रखना है आपको स्ट्रेन को। बस ये याद रखिएगा कि हर मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, अलग अलग। बाकी जनरल आइडिया हमारा यहाँ पे है, क्लियर है। अब देखिए, कहानी क्या स्टार्ट हो रही है। कहानी ऐसे स्टार्ट होती है कि जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अगर मैं स्ट्रेस बढ़ा रहा हूँ, दैट मीन्स ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को, तो स्ट्रेस इस पॉइंट पे है यानी इधर बढ़ेगा, तो स्ट्रेस बढ़ने से स्ट्रेन भी बढ़ेगा। मतलब सर, मतलब अगर उसके ऊपर अंदर मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फोर्स बढ़ाऊंगा या फोर्स लगाऊंगा, तो जितना मैं फोर्स बढ़ाते जाऊंगा उतना उसके अंदर डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट होगा, और डिफॉर्मेशन भी बढ़ते जाएगा, है ना। जैसे कि हमारे पास जो रबड़ होता है, रबड़ को हम खींचते हैं, फिलहाल में तो रबड़ भी टूट गया, नहीं तो उसको हम दिखा पाते हैं आपको। तो रबड़ को हम जितना खींचते हैं उतना ज़्यादा इलॉन्गेशन आने लगती है ना, यानी इलॉन्गेट होने लगती है रबड़, यानी डिफॉर्मेशन उतनी ही बढ़ती जाती है। तो जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना स्ट्रेन बढ़ेगा। और हुक्स लॉ ने बोला भी है ना, हुक्स का नियम भी है ये। हुक्स लॉ यानी हुक का नियम क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। तो ये हो रहा होगा बिल्कुल। अगर हम इन बातों को पकड़ें तो ऐसा चल रहा होगा ना मेरा ग्राफ, ऐसे, हाँ या ना, बिल्कुल। स्ट्रेस बढ़ रहा होगा, स्ट्रेन बढ़ रहा होगा। देखिए, स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, हर पॉइंट पे देखिए बढ़ते जा रहा है, हाँ या ना, ऐसे बढ़ते जा रहा है, बस ऐसे चल रहा है ग्राफ। तो स्ट्रेस स्ट्रेन क्लियर है। लेकिन यहां पे याद रखेंगे कि ये चीजें बहुत ज्यादा फोर्स के लिए नहीं एप्लीकेबल है, यानी स्ट्रेस स्ट्रेन एक लिमिटेड वैल्यू के लिए एप्लीकेबल है। दैट मीन्स एक ऑब्जेक्ट को जब आप क्या कर रहे हो, खींच के डिफॉर्म कर रहे हो, तो एक लिमिट तक ही वो क्या होगा, डिफॉर्म होगा। लेकिन एक लिमिट के बाद उसके अंदर डिफॉर्मेशन आना क्या हो जाएगी, बंद। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट तक मैं मान लेता हूं कि भैया मान लेता हूं ये 0 था, तो 0 से लेके ए तक, 0 से लेके ए तक, या ओ मान लो तो ओ से लेके ए तक, यहां पे जो बात चल रही है वो किसकी चल रही है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी ऐसा होता है कि जब आप खींचते हो तो जितना खींचते हो उतनी डिफॉर्मेशन आने लगती है, लेकिन एक कंडीशन के बाद जहां पर मतलब ए तक, तो आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ाओगे तो डिफॉर्मेशन अब स्ट्रेट नहीं होगा, वो क्या होगा, कर्व बनाएगा। यानी यहाँ पे स्ट्रेट नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हल्का सा बेंड हो जाएगा। इस बात को पकड़िएगा, ए से थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा तो, ठीक है। और ये कहाँ तक जाएगा, बी तक। कहाँ तक जाएगा, बी तक। क्लियर है। यानी अभी ये स्ट्रेट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रह गया, समझते जाइएगा बात को, बहुत ईजी वे में चल रहा है। खींचा, डिफॉर्मेशन आया, जितना खींचा उतना डिफॉर्मेशन आया, लेकिन ये तब तक चलेगा जब तक हम ए तक रहेंगे। तो ए क्या है आपका, ए है आपका प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, ठीक है, कि यहां तक ये काम करेगा। हुक्स लॉ ऐसा नहीं कि यहाँ के बाद फेल हो रहा है, लेकिन यहाँ के बाद ये देखा गया कि अगर हम हल्का सा आगे बढ़ रहे हैं, इस ए पॉइंट से आगे बढ़ रहे हैं, तो डिफॉर्मेशन स्ट्रेट नहीं हो रहा है, यानी जितना स्ट्रेस लगा रहे हैं उतना ही स्ट्रेट नहीं हो रहा, हल्का सा भी क्या आ गया, वेरिएशन आ गया। समझ पा रहे हैं ना, यानी हल्का सा स्ट्रेस बढ़ाया तो स्ट्रेन थोड़ा सा ज्यादा अब बढ़ने वाली स्थिति में जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहां से लेके यहां तक एक चीज तो सेम है,
ओ से लेके ए तक देखूं या ओ से लेके बी तक देखूं, दोनों कंडीशन में कहानी ये चल रही है कि भैया अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगा रहा हूं, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगा रहा हूं, जो ही मैं हटाऊंगा ये पुनः अपनी उसी अवस्था में आ जाएगी। यानी ए तक मैं पहुंचाया, ए तक फोर्स लगाया, फिर हटा दूं फोर्स, तो फिर से कहां पे आ जाएगा, 0 पे। फिर से बी तक पहुंचाया, बी को थोड़ा सा और शॉर्ट कर लो, यहां पे करो बी को, ठीक है, शॉर्ट करो क्योंकि बहुत छोटा टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे। बी तक पहुंचो, तो बी तक भी पहुंचोगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे देखो बी तक भी यही सेम कहानी है। बी तक अगर मैंने स्ट्रेस लगाया और फिर छोड़ा, इस मतलब फोर्स हटा दिया, तो फिर से क्या हो जाएगा, बॉडी अपने पुरानी अवस्था में आ जाएगी। क्लियर है? तो ये बी क्या है मेरा, बी मेरा है इलास्टिक लिमिट। क्या है, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्यों, इसका कारण है कि बी तक ही ये चीजें होंगी। अब अगर आपने स्ट्रेस बढ़ाया, अब अपने स्ट्रेस बढ़ाया, दैट मीन्स मैं बी से अब कहां पे जा रहा हूं भैया, सी पे। कहां पे जा रहा हूं, सी पे। तो जब मैं सी पे चला गया तो अभी भी कहानी है, ऐसा नहीं कि इलास्टिसिटी खत्म हो चुकी है, इलास्टिसिटी है, बट जानते हैं प्रॉब्लम क्या आ चुकी है कि मतलब देखो फिर से थोड़ा सा समझो। ओ से लेके ए तक गया मैं, स्ट्रेस बढ़ाते गया, लेकिन जो ही स्ट्रेस हटाऊंगा फिर से स्ट्रेन गायब। ओ से लेके बी तक गया, स्ट्रेस बढ़ाते गया, फिर क्या हुआ, स्ट्रेस हटाया, फिर से ये ओ पे, यानी स्ट्रेन फिर से गायब। लेकिन जब मैं सी पे चला गया, जब मैं कहाँ चला गया, सी पे, तो सी पॉइंट पे जब मैं चला जाऊंगा तब मैं अगर स्ट्रेस हटा रहा हूँ तो ये पूरा स्ट्रेन गायब नहीं हो रहा है, यानी पूरा डिफॉर्मेशन जो हुआ था पूरा गायब नहीं हो रहा, पूरा ओरिजिनल शेप नहीं आ रहा है, हल्का सा क्या आ गया है, परमानेंट शेप। अभी भी इलास्टिसिटी दिखा रहा है कि हाँ ये जितना डिफॉर्मेशन हुआ था उससे थोड़ा सा क्या हो गया, मतलब पुनः ये पुरानी अवस्था में आना चाह रहा है, लेकिन हल्का सा अब क्या लग रहा है कि पुरानी अवस्था से चेंज आ चुका है, यानी परमानेंट सेट आ चुका है इसके अंदर। समझ पा रहे हैं? तो सी क्या है, सी वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हल्का सा क्या आ चुका है, परमानेंट सेट। समझ पा रहे हैं? यानी यहां से अब क्या हो रहा है, बॉडी अब जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहने वाला है ना। सी के बाद अभी तक नहीं, सी तक तो फिर से क्या हो रहा है कि फोर्स हटा रहा हूं मैं, तो फिर बॉडी रीगेन कर रही है, लेकिन हल्का सा इसके अंदर देखिए क्या आ गया है, गैप। देखिए अब यहाँ पे हल्का सा स्ट्रेन आ गया कि नहीं आ गया, पहले ये 0 हो जा रहा था सामने से, लेकिन अभी क्या हो चुका है, हल्का सा गैप। सपोज कर लो यहाँ पे क्या है, 0 से लेके मैं 1 मान लेता हूँ, तो क्या आ गया, 0 से लेके 1, यानी अभी क्या 1 आ रहा है ना, यानी हटाने पे स्ट्रेस को अभी क्या आ रहा है, 1 स्ट्रेन आ रहा है। लेकिन इसके पहले ए बी के कंडीशन में हमेशा वो क्या हो जा रहा था, 0। जो ही फोर्स हटाओ डिफॉर्मेशन खत्म, जितनी डिफॉर्मेशन आई थी क्लियर। सी पे क्या हो रहा है कि अब हल्का सा क्या आ चुका है, परमानेंट सेट आ चुका है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, बिल्कुल। सी को तब क्या बोलते हैं, सी को बोलते हैं यील्ड पॉइंट। जी, सी को हम लोग क्या बोलते हैं, यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट, ठीक है, समझते जाइए, हमको इनके बारे में जानने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। अभी नहीं कि हम बारी बारी इनके बारे में लिखेंगे, हम जब यहाँ पे समझ लेंगे तो अपने आप समझ लेंगे। एक क्या है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये तब तक काम करेगा जब तक हम ओ से लेके ए तक जाएंगे, लेकिन जब हम ओ से लेके बी तक की बात करते हैं तो ए से लेके बी के बीच में क्या होता है कि अगर मैं स्ट्रेस थोड़ा सा भी बढ़ाता हूँ तो स्ट्रेन उतना नहीं आता है जितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली कहानी में होता है, ठीक है ना, हल्का सा वेरिएशन आता है। लेकिन अभी भी ओ से लेके बी तक अगर मैं बात करूं तो ओ से लेके बी तक पूरा का पूरा मेरा क्या है, इलास्टिक रीजन है। मैं बोल सकता हूं इलास्टिक लिमिट, मतलब बी को तो मैंने इलास्टिक लिमिट बोल दिया है, लेकिन ये जो मेरा क्षेत्र है ओ से लेके बी तक वाला, ये पूरा इलास्टिसिटी वाला है। कैसा है, इलास्टिसिटी वाला है। मतलब यहाँ पे अगर आप हटाओगे तो बॉडी पुनः अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगी। लेकिन जब बी से थोड़ा सा भी आगे बढ़ेंगे, सी पे आएंगे, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, बॉडी के अंदर परमानेंट सेट आ जाएगा, हल्का सा, कि पूरा फोर्स हटा दो लेकिन फिर भी हल्का सा डिफॉर्मेशन आ जाएगा। और ऐसा आप देखेंगे भी, रबड़ को जब आप खींचेंगे तो पहले जो उसकी साइज एकदम छोटी रहेगी, नॉर्मली मैं मान लेता हूँ छोटा रबड़ आप ले रहे हैं, तो जो सुरती उड़ती में नहीं बांध के दिया जाता है वही रबड़, तो उसको जब आप लेंगे, इसको खींचेंगे, खींचने पे क्या हो रहा है कि आप खींच रहे हैं, डिफॉर्मेशन आ रहा है। तो अगर आप एक लिमिट तक खींच रहे हैं तो फिर क्या होगा, ऐसे खींचने पे फिर फोर्स हाथ हटा देंगे तो फिर से वो उसी में आ जाएगा। लेकिन आप ज़्यादा खींच दे रहे हैं तो फिर से वो पुरानी अवस्था में आएगा, लेकिन हल्का सा भी क्या हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल साइज से बड़ा हो जाएगा। तो वही उस पॉइंट तक जहाँ पे उसके ओरिजिनल साइज से थोड़ा सा बड़ा, यानी हल्का सा परमानेंट सेट नजर आ रहा है, वो पॉइंट क्या आपका यील्ड पॉइंट है। क्लियर है? अब इसके बाद आपने फोर्स लगाना स्टार्ट किया, इसके बाद से मतलब सी से आपने स्टार्ट कर दिया फोर्स लगाना, तो अब बॉडी के अंदर 100% क्या आने वाला है, परमानेंट सेट। यानी अब आप क्या करोगे, अब अगर आप
फोर्स हटा भी दो तो भी क्या होने वाला है, बॉडी अपने शेप को रीगेन नहीं करने वाली है, यानी जो उसका ओरिजिनल शेप है वो तो आने वाला नहीं है। यानी सी से आप आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको नजर आएगा कि जो बॉडी है, देखिए स्ट्रेस तो बढ़ा ही रहे हो आप, लेकिन बॉडी जो है अब वो किस पोजीशन में जा रही है, रीगेन स्टेप में जा रही है, सॉरी नॉन चेंजेबल शेप को पकड़ रही है, ठीक है ना। यानी जो डिफॉर्म हुआ था शेप अब वो पुरानी अवस्था में नहीं आने वाला है। क्लियर है? बिल्कुल। तो अब यहाँ से स्ट्रेस बढ़ेगा भी तो भी बॉडी के अंदर अब हम 100% क्या आने वाला है, परमानेंट सेट आने वाला है। तो डी क्या है, तो डी उस पॉइंट का मतलब देखिए यहाँ से यहाँ तक आप फोर्स अभी भी बढ़ा ही रहे हो, सपोज कर लो फोर्स अभी भी लगा रहे हो, तो फिर क्या हो रहा है, बॉडी का शेप चेंज हो रहा है। अभी तक आप छोड़ रहे थे तो फिर आ जा रही थी, लेकिन अब नहीं होगा। सी के बाद जब जाओगे आप तो अब चेंज जो होने वाला था, मतलब पुरानी अवस्था में आने वाली जो प्रॉपर्टी थी वो खत्म हो चुकी है। इलास्टिसिटी यहीं पे खत्म है, बी तक ही है ना, सी से नहीं है। अब सी से आगे बढ़ोगे तो फिर परमानेंट सेट आना स्टार्ट। जितना डिफॉर्मेशन आया, मतलब स्ट्रेस हटा भी दो तो स्ट्रेन वो रहेगा ही रहेगा। सच पा रहे हैं, स्ट्रेन रहेगा ही रहेगा। स्ट्रेस हटा भी दो तो भी स्ट्रेन आने वाला है। क्लियर है? अब ये भी तो एक लिमिट तक ही आएगा स्ट्रेन, है या ना, मतलब डिफॉर्म करते जा रहे हैं, मतलब एक रबड़ को खींच रहे हैं, अरे कब तक खींचेंगे, है ना। एक कंडीशन के बाद ये भी तो रुक जाएगा, अब नहीं खींचाएगा ये, है ना। तो डी वो वही पॉइंट है, समझ पा रहे हैं, कि एक लिमिट तक ही खींचाएगा। अब अगर आपने इससे ज्यादा खींचा तो टूट जाएगा वो। तो डी क्या है इसका, डी अल्टीमेट पॉइंट है। अल्टीमेट मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ वाला पॉइंट है, भैया जितनी उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी उतना आपने इसके अंदर डिफॉर्मेशन ला दिया। अब अगर आपने थोड़ा सा भी आगे किया तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो डी को हम लोग क्या बोलेंगे, डी इज योर अल्टीमेट पॉइंट। ये क्या है, अल्टीमेट पॉइंट, मतलब जितना उसके पास सहन करने की क्षमता थी स्ट्रेस की, वो पॉइंट है। और एक बात याद रख लेंगे कि सी से लेके डी वाला जो रीजन है भाई, ये कैसा है, प्लास्टिक रीजन है, या प्लास्टिसिटी बोल दीजिए। प्लास्टिक बोल देंगे तो फिर आप वो समझ लेंगे जो प्लास्टिक आप यूज करते हैं, प्लास्टिसिटी रीजन है, समझा रहा हूँ, ठीक है। अब डी के आगे आपने हल्का सा भी फोर्स बढ़ाया भैया तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा ये। यानी ये ई वाला पॉइंट है, और ई वाला पॉइंट मतलब फ्रैक्चर पॉइंट है। ई क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट है, ब्रेक हो जाएगा, अब नहीं झेल पाएगा वो। जितने इसकी स्ट्रेंथ थी कहाँ तक थी, डी तक थी। जितना अपने अंदर अपने आप को बचाने की क्षमता थी, अपने डिफॉर्मेशन को रीगेन करने की प्रोबेबिलिटी थी, तो वो तो सी बी तक थी। लेकिन फिर भी अपने आप को टूटने से बचाने तक की जो क्षमता थी वो कहाँ तक थी, डी तक थी। लेकिन डी से आप आगे बढ़ेंगे तो ई वाला पॉइंट आएगा, और ई वाला क्या है आपका फ्रैक्चर पॉइंट, और बॉडी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? और ध्यान से देखेंगे तो ओ से लेके बी तक क्या है, इलास्टिसिटी रीजन है, मतलब यहाँ से बॉडी रीगेन कर लेगी। लेकिन सी से डी तक बॉडी के अंदर क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, डिफॉर्मेशन। और ये डिफॉर्म कब तक होगी, डी तक होगी। डी तक तो ये क्या होगी, डिफॉर्म होगी। लेकिन डी के बाद आपने हल्का सा भी किया तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इलास्टिसिटी तो आप समझ रहे हैं, प्लास्टिसिटी समझ लीजिए। तो प्लास्टिसिटी मतलब प्लास्टिक पकड़ लीजिए, प्लास्टिक देखें ना, जो पॉलीथीन आप यूज करते हैं वो भी एक प्लास्टिक है। तो उसमें आप देखते हैं ना प्लास्टिसिटी होती है, इसको फैलाते हैं, फैलता है कि नहीं फैलता है। तो जान लीजिएगा वो कहाँ से चल रहा है, सी से डी तक। तो आप सी से स्टार्ट किए उसको फैलाना, तो देखते हैं कभी भी आप क्या करते हैं, खींचते हैं तो फिर से वो पुरानी अवस्था में आता है, नहीं। प्लास्टिक की क्या है, ये प्रॉपर्टी है भाई, खींचेंगे तो खींचेगा, डिफॉर्मेशन आएगा, लेकिन वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा। सच बात है ना। तो अब परमानेंट डिफॉर्मेशन आया, लेकिन अब पुरानी अवस्था में नहीं गया। क्लियर है? लेकिन एक लिमिट तक ही ये डिफॉर्मेशन लेके आएगा, एक लिमिट के बाद फट जाएगा, है ना। तो मैक्सिमम वो पॉइंट जहां तक वो सहन कर पाया, दैट इज अल्टीमेट पॉइंट, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डी। और उस पॉइंट के बाद देखते हैं ना आप लोग खींच के, अब जानते हैं कि हल्का सा भी लगाएंगे तो फट जाएगा। आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, प्लास्टिक लीजिएगा, उसको फैलाइएगा, खूब डिफॉर्मेशन लेके आइएगा, ठीक है। और एक पॉइंट पे पहुंच जाएगा, अब आपके मन में चल रहा है कि अगर आप हल्का सा भी खींचेंगे तो फट जाएगा, दैट पॉइंट इज अल्टीमेट पॉइंट। अब हल्का सा भी आप फोर्स लगाएंगे टूट जाएगा, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैक्चर पॉइंट। आई होप आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व समझ में आ गया होगा। ये क्या बता रहा है कि हर मटेरियल के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है, हर मटेरियल के, दैट मीन्स मैंने बोला ना हर मटेरियल का अलग अलग होता है, लेकिन जनरल प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं जब फोर्स लगा रहा हूं तो वो पहले डिफॉर्म हो रही है, लेकिन अगर फोर्स हटा दूं तो फिर से वो रीगेन कर जाए। लेकिन एक ऐसी स्थिति में
एक ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इसके अंदर जो डिफॉर्मेशन आ रहा था वो अब परमानेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो कहाँ से होगा, सी से, और सी से डी तक परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगा। जितना स्ट्रेस लगाऊंगा इतना स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेस हटा दो डिफॉर्मेशन बना रहेगा। ठीक है, आइए समझ में, फैन ऑन कर लीजिए। उसके बाद फिर देखेंगे डी वाले पॉइंट तक हम आएंगे, तब तक तो डिफॉर्मेशन आएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में ये 4-5 पॉइंट है, तो इनको याद रखेंगे। मैं इनको अब बारी बारी लिखूंगा तो समझ में नहीं आएगा आपको। मैंने आपको बहुत ज़्यादा समझा दिया। ये 5 मिनट का लेक्चर था, मैंने इसको जानबूझ के एक्सपेंड किया ताकि आप एकदम फील कर पाए इसको। क्लियर है? तो आई होप आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप इसको नोट करिए। ठीक है, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, ये समझ लीजिएगा कि प्लास्टिक रीजन को ही हम लोग इन इलास्टिक रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो इन इलास्टिक रीजन कुछ और नहीं है, जहाँ पे इलास्टिसिटी खत्म तो उसी को इन इलास्टिक रीजन बोलते हैं। ठीक है, क्या हुआ भाई, इतनी खुशी क्या हो रही है आपको? अच्छी बात है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मैंने पहले ही बोला था कि हर मटेरियल का ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है क्या होता है, अलग अलग होता है। बस मैंने आपको जनरल आइडिया दिया कि ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए सपोज करिए आपके सामने ऐसे ही एक कर्व देते हैं, इसे बोल दे ये ए है और ये क्या है, बी है। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये बताइए कौन मोर डक्टाइल होगा। क्वेश्चन सुनिएगा, ए और बी में कौन डक्टाइल होगा और कौन इलास्टिक होगा। और देखना दोनों के आगे बोला है मोर डक्टाइल, मोर इलास्टिक, कौन होगा। ए भी एक मटेरियल है, बी भी एक मटेरियल है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, सबसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कौन बी या ए में से कौन सा ज्यादा खींचेगा और कौन ऐसा होगा जो ज्यादा इलास्टिसिटी शो करेगा। अब देखो, खींचने और इलास्टिसिटी शो करने का मतलब, देखिए इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए यहाँ पे रखा ताकि आप पकड़ पाओ, फील कर पाओ। डक्टाइल का मतलब होता है कि मैं अगर खींचूं तो खींच जाए, लेकिन यहाँ पे याद रखना है, जैसे आप लोग पढ़ते आए हो कि मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी की, कि मैं खींच के उनको थीन वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि मैं उसको जब खींचूंगा तो एक परमानेंट सेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैं खींचने के बाद फिर हटा दूंगा, तार अपने आप क्या हो जाता है, एकदम फिर से मुड़ के एक छोटा सा मेटल बन जाता है। ऐसा नहीं है ना, आप खींचोगे उसको तो खिंचाते जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे परमानेंट सेट की बात कर रहा है। इलॉन्गेशन आए यानी यहाँ पे इलॉन्गेशन आ रहा है, लेकिन कैसा आ रहा है, परमानेंट वाला। और इलास्टिसिटी कहती है कि नहीं, जब तक खींच रहे हो तब तक इलॉन्गेशन आए, खींचने के बाद इलॉन्गेशन खत्म। और तार वाले में क्या होता है कि खींचे तो इलॉन्गेशन आए, हटाएं तो ऐसा नहीं कि फिर से पीछे आ जाए। हमको खींच के तार बनाना है भाई, तो हम क्यों चाहेंगे कि पीछे आए। तो डक्टिलिटी का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि कौन मोर प्लास्टिक है, वो मतलब प्लास्टिसिटी किसके अंदर ज्यादा है। भाई प्लास्टिसिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब ज्यादा खींचेगा वो। और इलास्टिसिटी मतलब जिसको खींचने के बाद जो ही हटाऊंगा तुरंत बाहर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तब ये कैसे पता चलेगा इस कर्व से। तो चलिए बड़े अच्छे से समझते हैं, ये क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। अब इसको पकड़िएगा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हुक साहब ने कहा था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना। और हम लोग अगर क्या करें, यहाँ से अगर स्ट्रेस को रख दें यहाँ पे सिग्मा, और यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगाए और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ई, और फिर इसके स्ट्रेन का मतलब एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन होता है, नॉट होता है, ठीक है ना, ई और एप्सिलॉन, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात को समझिएगा। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करूँगा, अगर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करूँ जैसे y अपॉन एक्स, तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर मैं y अपॉन एक्स करता हूँ तो दैट मीन्स क्या मुझे मिलता है, tan थीटा, यस सर ना। और y अपॉन एक्स का मतलब क्या है, y मतलब है सर सिग्मा स्ट्रेस है, और x मतलब स्ट्रेन है या ना, यस सर नो। अच्छा, यानी इसका मतलब सर tan थीटा इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, है या ना। ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। जबकि यहाँ पे अगर मैं इसको इधर कर दूं तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या नजर आ रहा है मुझे, सिग्मा इज इक्वल, सॉरी नॉट सिग्मा इज इक्वल टू, ई को ऐसे ही रहने दो, क्या बोलते हैं इसको इधर भेज दो, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन,
दैट मीन्स क्या नजर आ रहा है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन दिख रहा है। नॉर्मली हमने जो पढ़ा है कि अगर हम ग्राफ का y वाला पोर्शन यानी y पे जो क्वांटिटी उसको ऊपर रख दे, x वाली जो क्वांटिटी नीचे रख दे तो tan थीटा के बराबर होती है। सिंपल बेसिस यही होता ही है ना। और ये ऐसा नहीं कि हम लोगों को पता नहीं है। अब आप चाहो तो यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करके भी कर लो। अब जिनको नहीं पता होगा वो बताएंगे, कमेंट करेंगे, मैं इसके लिए प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए वैसे भी मैं समझा देता हूँ कि देखिए ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, ये लाइन है, तो इसके साथ ये थीटा एंगल बना रही होगी, इसको मान लेता हूँ θ1। ऐसे ही बी वाला जो मटेरियल है वो भी इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्रिएट कर रहा होगा, मान लेता हूँ θ2, हाँ या ना। तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस θ1 को पकड़ूँ तो θ1 मतलब क्या होगा भाई, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका बेस। और मैं परपेंडिकुलर पे देखूँ तो ये क्या है, ये स्ट्रेस ही तो है, यानी परपेंडिकुलर पे कौन है, स्ट्रेस है, और बेस पे कौन है, स्ट्रेन। tan थीटा होता ही क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसीलिए y अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे आगे की ओर। यहाँ पे लिखा है tan थीटा इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, e इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। दैट मीन्स ये क्या कह रहा है, ये तो सर tan थीटा के e के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू e, है ना। अब tan थीटा इज इक्वल टू e, दैट मीन्स यहाँ पे समझो ध्यान से, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि भैया tan थीटा ही e है। अच्छा यहाँ पे क्या किया जा रहा है सर, यहाँ पे इलोंगेशन देखा जा रहा है। डक्टिलिटी का मतलब खींच के हम थिन वायर के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। दैट मीन्स हम यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस यहाँ पे जनरेट करवाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। भाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा तभी तो ये क्या हो रहा होगा, खींच रहा होगा। जब हम किसी रॉड को सीधा खींचते हैं तो कौन सा स्ट्रेस आता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो उस कंडीशन में जो ई होता है वो क्या होता है, वाई होता है कि नहीं होता है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बन जाता है। ये तो क्या है, ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लेकिन जब लॉन्गिट्यूडनल होगा तब फिर उस कंडीशन में ये ई ही कन्वर्ट हो जाएगा इसमें वाई में। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया भैया, वाई। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब tan थीटा इज इक्वल टू वाई। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो बी वाले के लिए और ए वाले के लिए। यहाँ पे दिख रहा है कि सर बी वाले का जो थीटा है यानी θ1 है वो कम है किससे, θ2 से, कम है θ2 से। समझ में आ रहा है। अच्छा और y यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा मैं एक बात करूं यहाँ पे, तो मैं बात करूंगा b वाले मटेरियल के लिए, तो tan θ1 इज इक्वल टू y होगा, किसका होगा, b, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ b। और ऐसे ही tan θ2 इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, ya होगा। एक बात बताओ, जिसका थीटा बड़ा होता है उसका tan बड़ा होता है कि नहीं होता है। सिंपल बेसिस में चल रहा हूँ, थीटा बड़ा तो tan बड़ा, क्योंकि वैल्यू देखो tan के अंदर जब वैल्यू बढ़ाते हो आपको पता होगा tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। फिर tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। ऐसे चल रही होती है वैल्यू, पहले 0 थी अब थोड़ी सी और बड़ी हो गई, अब तो प्रॉपर 1 हो गई, अब ये 1 से भी बड़ी हो गई। तो इसका मतलब tan के अंदर अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू भी इंक्रीज कर रही होगी। अब वैल्यू इंक्रीज कर रही है दैट मीन्स मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि सर tan θ1 इज लेस देन tan θ2, ठीक है। अच्छा अगर tan θ1 इज लेस देन tan θ2 तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, सर YB इज लेस देन YA, यस और नो, यानी YA ग्रेटर देन, मैं ऐसे सीधा सीधा बोल दूँ YA ग्रेटर देन YB, यही तो कह रहा हूँ मैं। अब यहाँ तक आपको, अगर आपको अभी तक समझ में आ गया तो मैं जो निकालना चाहता था निकल गया, ठीक है। ये तो मैंने आज प्रॉपर वे में बताया आपको, लेकिन आगे जाके मैं क्या करूँगा, आपको डायरेक्ट दूंगा और आप डायरेक्ट एनालिसिस कर लोगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने आपको समझा दिया कि देखिए ऐसे ऐसे मैंने किया है। अब समझिए ये कहानी क्या निकाली जा रही है, यहाँ पे कहानी क्या बताई जा रही है। कहानी ये बताई जा रही है कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए ज़्यादा है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बी। क्लियर है। अब मैंने बताया था कि जिसका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा उसके अंदर डिफॉर्मेशन लाना उतना ही टफ। तो अगर डिफॉर्मेशन लाना टफ तो उसके अंदर डक्टिलिटी कम होगी कि नहीं होगी, डक्टिलिटी कम होगी कि नहीं होगी, हाँ या ना। इसका मतलब बी के अंदर ए के अंदर डक्टिलिटी क्या है, कम है, क्योंकि इसको डिफॉर्म करना ही क्या है, कठिन है। और अगर डिफॉर्म किया तो फिर तुरंत कहाँ चली जाएगी, पीछे चली जाएगी ना। मतलब जो ही हटाएंगे फोर्स को तुरंत इलॉन्गेशन क्या हो जाएगा, गायब ना। पहली बात तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन लाना क्या है, कठिन। एक बात समझो, एक बात समझना, इसको नहीं पकड़ते हैं, कुछ तो हो,
हाँ ये रहा, ठीक है, ये पकड़ते हैं। अब मैं इसको खींच रहा हूँ, क्या इसके अंदर डिफॉर्मेशन आएगा? क्या इसके अंदर इलास्टिसिटी आ रही है? और अगर इलास्टिसिटी नहीं है बेटा तो प्लास्टिसिटी आएगी? आएगी ही नहीं। जब इसके अंदर इलास्टिसिटी आसानी से नहीं आएगी तो प्लास्टिसिटी आएगी? प्लास्टिसिटी नहीं आएगी, दैट मीन्स डक्टिलिटी और तगड़ा हो जाएगा, यानी उसको और खींच के वायर के रूप में कन्वर्ट करना उतना ही कठिन। समझ पा रहे हैं बेसिक कहानी? जब ये खींचेगा, जैसे रबड़ है, रबड़ के अंदर हम लोग क्या देखते हैं? कोई रबड़ रखा है? एनीबॉडी हैज? जो है दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कों की जनसंख्या ज़्यादा लग रही है हमारे वहाँ। चलिए कोई बात नहीं, इसी से काम चलाते हैं। हाँ रबड़ लेके आइए बेटा, रबड़ लेके आइए, तब तक मैं इससे काम चलाता हूँ। देखिए मैं इसको खींच रहा हूँ, खिंचा रहा है, यानी इसके अंदर इलास्टिसिटी आ रही है। दैट मीन्स इसका वो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट है, ऐसे मान लो। इनफाइनाइट तो नहीं मान रहा हूँ मैं, फिलहाल में मान रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इनफाइनाइट है, क्योंकि खींचेगा नहीं, डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि मैं इसको हटा दूंगा तो फिर से डिफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, जैसे थी पहले हो जाएगी। मतलब ऐसे खींचा डिफॉर्मेशन आ गई, जो ही छोड़ा फिर से पुरानी अवस्था में आ गई, तो ऐसा तो होने वाला है नहीं, है ना। इसका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? बहुत तगड़ा है। तो इसको खींच के वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं? असंभव है ना। जब इसको हम इलास्टिसिटी में नहीं कन्वर्ट, मतलब इसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं है, तो प्लास्टिसिटी भी है ही नहीं। समझ पा रहे हैं? यानी अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा, प्लास्टिसिटी भी ज़्यादा, पहले इसको पकड़ो, इलास्टिसिटी ज़्यादा तो प्लास्टिसिटी ज़्यादा, इलास्टिसिटी कम तो प्लास्टिसिटी कम। समझ पा रहे हैं? इसको खींचना इसको खींचना आसान नहीं है, यानी इसके अंदर इलास्टिसिटी लाना कम है, मतलब कमज़ोर है इसके इलास्टिसिटी। इसको हम बहुत ज़्यादा डिफॉर्म नहीं कर सकते, तो इसको हम खींच के वायर के रूप में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। पहली बात। अगर इसके पास इस वाले बी वाले मटेरियल की बात करें तो इसका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? कम है। और अगर कम है तो इसका मतलब इसको हम आसानी से खींच सकते हैं, आसानी से डिफॉर्मेशन ला सकते हैं। और अगर आप आसानी से डिफॉर्मेशन ला सकते हैं तो अभी हम लोगों ने कर्व में देखा कि पहले इलास्टिसिटी आएगी, लेकिन एक लिमिट के बाद क्या आने स्टार्ट होगी? प्लास्टिसिटी। तो पहले इलास्टिसिटी आए तभी तो प्लास्टिसिटी आएगी, बस गेम ओवर। तो इसका मतलब इसके पास प्लास्टिसिटी ज़्यादा होगी, और प्लास्टिसिटी ज़्यादा रेड में से वो मोर डक्टाइल होगा, यानी इसको खींच के हम वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही तो है भैया, प्लास्टिसिटी मतलब खींचे तो क्या हो? डिफॉर्मेशन हो, लेकिन वो परमानेंट वाला हो, है ना। जबकि इलास्टिसिटी में टेम्परेरी डिफॉर्मेशन, और डक्टिलिटी का मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन, यानी हम किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं तो वो उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आए। तो यहाँ से क्या नजर आ रहा है? यहाँ से ये नजर आ रहा है कि जो बी है वो मोर इलास्टिक है। मोर इलास्टिक है कि मोर प्लास्टिक है? हाँ बी। सर मोर डक्टाइल है, समझ पा रहे हैं? जबकि ये वाला क्या है? मोर इलास्टिक है। इसका इलास्टिसिटी वाला रीजन बहुत तगड़ा है, समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए इसके अंदर डक्टिलिटी क्या है? कम है। ठीक, सिंपल है। फिर से भाई ध्यान से समझो, मैंने यहाँ पे बोला इसको कठिन है क्या करना? कठिन है क्या करना? खींच के ले जाना ए को, डिफॉर्मेशन लाना। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ये देखिए, मैं इस वाले केसेस में यही थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है आपके मन में, ये पकड़ना पड़ेगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। भैया मैंने बोला कि भैया इलास्टिसिटी, रबड़ है ना, रबड़ दीजिए। जैसे ये देखिए, ये है रबड़। रबड़ का अगर हम यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखें तो क्या होगा? बहुत कम होगा, क्योंकि आसानी से मैं इसको खींच के डिफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको आसानी से खींच के क्या कर रहा हूँ? डिफॉर्म कर ले रहा हूँ, तो इसका मतलब इसको खींच के वायर के रूप में कन्वर्ट करना भी पॉसिबल होगा। एज्यूम कर लीजिए, हाँ या ना? ये जल्दी से जल्दी ये डक्टिलिटी शो करेगा, यस और नो? बिल्कुल। अभी समझ में आ रहा है? अब मान लो अगर मैं इसको खींच रहा हूँ, खींचाई भी नहीं कर रहा है ना, खींच रहा है खींचा नहीं रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इसकी इलास्टिसिटी है ही नहीं, है इलास्टिसिटी, ये तो ज़्यादा इलास्टिक है। मतलब नॉर्मली समझा जाए तो इसकी इलास्टिक लिमिट क्या है? ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है? इसको पकड़िए और समझिए भाई, इसको खींचना आसान नहीं है, दैट मीन्स इसकी इलास्टिक वाली रेंज जो है तब और बड़ी है ना। देखो ये ग्राफ मैंने बनाया, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन तो ज़्यादा हो गया ना, इसको और स्ट्रेस चाहिए कि नहीं चाहिए? मतलब ज़्यादा फोर्स चाहिए, तब जाके ये क्या करेगा? डिफॉर्मेशन शो करेगा, ये कहने का मतलब है ना। और अगर देखो जैसे ये वाला पोर्शन ये इतने पे है, तो इसका मतलब कम ही स्ट्रेस में क्या हो जा रहा है? खत्म। तो इसका इलास्टिक रेंज क्या है? कम। यहाँ से पकड़ में आ रहा होगा, थीटा कम, तो दैट मीन्स इलास्टिक रेंज क्या है? कम। क्योंकि आप खुद समझिए ना, ये कुछ ही देर बाद क्या हो जाएगा? अभी ऐसे चलना स्टार्ट हो जाएगा, और जबकि ये यहाँ पे आने के बाद ऐसे चलना स्टार्ट होगा। पकड़ पा रहे हैं? हाँ या ना? तो इसका मतलब इलास्टिक रेंज इसका क्या है?
ज़्यादा है तो डक्टिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, कम। इसका इलास्टिक रेंज कम है तो डक्टिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। सिंपल, ठीक है, सीधा पकड़ेंगे। और ये इलास्टिक रेंज और कैसे पकड़ेंगे, तो आप थीटा से पकड़ सकते हो। अगर थीटा छोटा है तो ये थोड़ा पहले ही झुक जाएगा, यानी कम स्ट्रेस में इसके अंदर क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, प्लास्टिसिटी आना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ स्ट्रेस तक ये डिफॉर्म होगा, उसके बाद आराम से क्या होने लगा। मतलब आपने 2-3 न्यूटन लगाया तुरंत क्या हो गया, ये डिफॉर्म हो गया। 10 न्यूटन तक डिफॉर्म हुआ, 10 न्यूटन के बाद आपने स्टार्ट किया 11वां न्यूटन लगाना तो परमानेंट सेट आना स्टार्ट हो गया। 20 न्यूटन तक इसने सहन किया, यानी 20 न्यूटन तक आप इसको खींच के खूब वायर बना सकते हो। फिर 21वां न्यूटन लगाए, ब्रेक हो गया। इसमें क्या है, इसमें इलास्टिसिटी ले आने का मतलब क्या है, इसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो रहा है। और इसका इलास्टिक रेंज क्या है, तब ज़्यादा है, यानी बहुत, मतलब 20 न्यूटन तक आपने फोर्स लगाया तब तक ये खींच रहा है, और 20 न्यूटन हटाने के बाद तुरंत ये पुरानी अवस्था में आ जा रहा है। समझ पा रहे हैं, हाँ है ना। तो इसका मतलब इसकी इलास्टिक लिमिट क्या है, ज़्यादा है। कैसे पता चला, इसका थीटा ज़्यादा है, समझ में आया ना। तो थीटा ज़्यादा है तो इसका मतलब इसका इलास्टिक लिमिट ज़्यादा, यानी इलास्टिसिटी बहुत दूर तक शो कर रहा है। क्लियर हो गया, हाँ है ना। और थीटा छोटा तो इसका मतलब इसका इलास्टिक रेंज कम। क्लियर है, ओके। इतनी बात अगर क्लियर है तो आप समझ चुके हैं कहानी। तो इसमें कौन मोर डक्टाइल होगा, बी क्या होगा, मोर डक्टाइल होगा, हाँ है ना। जबकि ये क्या होगा, मोर इलास्टिक होगा। अब आया समझ में, क्लियर है, बिल्कुल। तो अब आपको ग्राफ दिया जाए तो अब इतना 3-5 करने की जरूरत है नहीं, फटाफट आंसर दे देंगे। कैसे देखते हैं हम लोग, देखिए हर चीज़ को आप एक वे में लॉजिक में समझिए, ठीक है। मैं हर तरीके से आपको ले दे के उसी में मतलब पहले कंफ्यूज किया फिर क्लियर किया। देखिए कंफ्यूज होना भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, अदरवाइज आप सही पाथ चुन ही नहीं पाएंगे। आपके पास अगर एक ही रास्ता है तो इसका मतलब आप उसी पे चलते जाएंगे, वो गलत भी होगा तो भी आप चलते जाएंगे, ठीक है। तो सोचना स्टार्ट करिए। दिमाग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जब तक उसको आप क्या देते रहेंगे, सरप्राइज देते रहेंगे, तब तक वो अवेयर रहेगा। एकदम ठप होके आप पढ़ रहे हैं, हाँ ये जो पढ़ा रहे हैं वो सब सही है, पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो फिर दिमाग को क्या करना है, दिमाग को बस थोड़ा ऑब्जर्व करना है, रखना है, फिर कहानी खत्म। मज़ा तो तब आएगा ना जब ट्विस्ट आएगा, माइंड को भी काम करना पड़े, अरे यार ये कैसे हो रहा है, तब मज़ा आएगा, ठीक है। तो माइंड को ट्विस्ट देते रहिए, झटका देंगे तब काम चलेगा। देखते हैं ना, आप लोग जानते होंगे जब दिमाग डिस्टर्ब होता है तो उनको क्या दिया, शॉक दिया जाता है ना, शॉक देने से दिमाग फिर से क्या होता है, प्रॉपर काम करने लगता है ना। वैसे ही आप भी अगर आप चाहते हैं दिमाग को सही तरीके से काम कराना तो फिर क्या करते रहिए, शॉक देते रहिए अपने दिमाग को, है ना। क्योंकि बहुत बड़े सक्सेसफुल लोगों ने ये बोला है कि आप कभी भी अपने आप को किस फॉर्मेट में मत रखिए, हमेशा अपने आप को किस फॉर्म में मत रखिए, स्टेबल फॉर्मेट में मत रखिए कि हाँ एकदम अस्थायी, अब कोई दिक्कत नहीं है, या जिसको हम बोल सकते हैं कि जिसमें आप सेटिस्फाइड हैं, अच्छा लग रहा है आपको, उस फॉर्म में मत रखिए। मतलब जो चीज़ अच्छी लग रही है हमेशा उसी फॉर्म में मत रखिए अपने आप को। तो कंफर्ट जोन में हमेशा अपने आप को रखना ज़रूरी नहीं है। आप हमेशा अनकंफर्ट जोन में जब रहेंगे तभी आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं। पढ़ाई के दौरान भी क्रिस्टल क्लियर रहिए, लेकिन दिमाग थोड़ा सा लगाते रहिए। क्या हुआ, कौन, अच्छा छिपकली थी, बहुत ज़्यादा है। देखिए कल वाले वीडियो के अंदर भी छिपकली आ जाएगी थी। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। अपने कंफर्ट जोन से हटिए और चलिए इसको सॉल्व करिए। एक मटेरियल है ए, एक मटेरियल है बी, एक मटेरियल है सी। बताइए कौन मोर इलास्टिक होगा, कौन मोर डक्टाइल होगा। अब एकदम तुरंत आ गया सर, सी वाला क्या होगा, मोर इलास्टिक होगा, जबकि ए वाला मोर डक्टाइल होगा। क्लियर है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, यस और नो, बिल्कुल। तो यही समझाना था आपको, ओके। अब इसी से संबंधित, इसी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ एंड ब्रेकिंग स्ट्रेस। कुछ है नहीं, बस आपके सामने एक खेल है और उस खेल का ये मात्र इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पे लिखा गया ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, नाम से ही सब कुछ जाहिर है, तोड़ देना। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, ब्रेकिंग स्ट्रेस। मतलब क्या है इसका, बोला ना कुछ नहीं है। तो देखिए ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या होता है। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वो फोर्स
जो एक वायर को ब्रेक करने के लिए चाहिए, उसी को हम लोग ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बोलते हैं। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज अ फोर्स, याद रखेंगे। ये क्या है? एक फोर्स है, जिसको हम लोग किस में मेजर करेंगे? न्यूटन में। तो एक ऐसा फोर्स जो हम किसी वायर के ऊपर लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वो वायर टूट जा रहा है। सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पे एक वायर लिया, सपोज कर लो ये टाई है, टाई एक अपने आप में क्या है? वायर है, ठीक है। अब कितना फोर्स चाहिए इसको तोड़ने के लिए? सपोज कर लो मैं 10 न्यूटन लगा रहा हूँ, क्या हो रहा है? डिफॉर्मेशन आ रहा है। मैंने बोला डिफॉर्मेशन, नॉट डिफॉर्मेशन हमको चाहिए ही नहीं, हमको फ्रैक्चर पॉइंट चाहिए, सीधा मतलब है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमने क्या देखा? फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट जहाँ पे ये टूट जा रहा है, तो कौन सा वो फोर्स है जिसपे ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इसके ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। कितनी सहन करने की क्षमता है, जितनी है उससे थोड़ा ज़्यादा देके इसको तोड़ देंगे, ठीक है। तो फोर्स रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग अ वायर। तो जितनी फोर्स चाहिए हमको एक वायर को तोड़ने के लिए, उसी फोर्स को हम लोग ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। ब्रेकिंग स्ट्रेस तो वो अल्टीमेट स्ट्रेस बोल सकता हूं मैं, या वो मैक्सिमम स्ट्रेस जहां तक जो वायर था उसके अंदर से फोर्स जनरेट हो रही है अपने आप को टूटने से बचाने के लिए। समझ पा रहे? स्ट्रेस मतलब बचाना चाह रहा है, वो डिफॉर्मेशन नहीं लाना चाह रहा है, लेकिन वो डिफॉर्मेशन आने के कारण वो क्या कर रहा है? अपने अंदर एक फोर्स जनरेट कर रहा है, उसी को स्ट्रेस बोलते हैं। तो वो स्ट्रेस जो उसके उस पॉइंट तक पहुंचती है जहां पे जाके वो वायर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। यानी सिंपल बात है कि जब मैं इस वायर को तोड़ रहा हूं, यानी वो फोर्स लगा के मैं इस वायर को तोड़ा, तो जब तक मैं फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स लगाने से मैं फोर्स बढ़ाते जा रहा हूं, तो स्ट्रेस भी बढ़ती जा रही है। तो जब मैं एक लिमिट पे पहुंचा कि मैंने अब जितना फोर्स लगा दिया, अब मैं इसके बाद जो ही लगाऊंगा तुरंत क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो वो उस दौरान जो उस वायर के अंदर स्ट्रेस होगी, जहां पे वो टूट रहा है, सिंपल, जब एक वायर टूट रहा है तो उस दौरान उसके अंदर जो स्ट्रेस होगी, वो स्ट्रेस आपकी क्या कहलाएगी? ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो ये क्या है? स्ट्रेस है, और इसको किस में नापते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर में, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो स्ट्रेस, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए आप, समझ पा रही हैं? स्ट्रेस इज जनरेटेड व्हेन अ वायर ब्रेक, ठीक है। स्ट्रेस जनरेट होता है जब एक वायर क्या होता है? ब्रेक होता है। तो उस दौरान जो स्ट्रेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी, हाँ या ना? और ये इसको फोर्स बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ को। क्लियर है? इसमें कोई दुविधा? बिल्कुल नहीं। तो इतनी बातें आप लोगों ने समझ ली, और ये आपका लास्ट पॉइंट था। मैंने एक पॉइंट छोड़ा हुआ है, एक हेडिंग छोड़ा हुआ है, एक टॉपिक छोड़ा हुआ है, जिसको वो क्या बोलते हैं? पॉइजनस रेशियो, ठीक है। तो पॉइजनस रेशियो हम लोग अभी तो नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? इसका कारण क्या है कि अभी हम लोग क्या करेंगे, जितने अभी तक पॉइंट देखे हम लोगों ने, उस पर बेस्ड पहले हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चन के हम आगे नहीं बढ़ सकते। फिर हम पॉइजनस रेशियो को अलग से लेंगे और अलग से फिर उसको खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी फिलहाल में आप ये मान सकते हो कि आपका चैप्टर क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। लेकिन तभी आप मानोगे जब आपको क्वेश्चन लगवा दिया जाएगा। अब क्वेश्चन लगाने के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकलोगे? सबसे पहला काम आप क्या करिए? जितना अभी तक पढ़ा है उस सभी पॉइंट्स आप अपने अंदर मेमोराइज करिए, पकड़िए, और उसके बाद बढ़िए आगे। जैसे हमारे पास अगर मैं बात करूं कि अभी तक हम लोगों ने कितना हेडिंग पढ़ा है, तो एक एक करके आप देखते जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा इलास्टिसिटी। क्या पढ़ा? इलास्टिसिटी, है ना, कि इलास्टिसिटी क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने इलास्टिसिटी के अंदर देखा कि इलास्टिसिटी आने के लिए क्या क्या चाहिए। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा स्ट्रेस के बारे में, फिर देखा हम लोगों ने स्ट्रेन के बारे में, फिर हम लोगों ने हुक्स लॉ देखा, है ना, हुक्स लॉ देख लिया। फिर वहीं से स्टार्ट हो गया हमारा सिलसिला टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और वहां से हम लोगों ने तीन अलग अलग तरीके से देखे, है ना। सॉरी, स्ट्रेन, जहां पे हम लोगों ने बात किया सबसे फर्स्ट नंबर पे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हमको केवल और केवल कांस्टेंट को पकड़ना है, ठीक है। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी,
वहाँ पे ये देख लिया। यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी कब आता है? जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आता है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है। ऐसे ही सेकेंड नंबर पे हम लोगों ने क्या देखा? क्या? इलास्टिसिटी ऑफ रिजिडिटी। तो तेज बोलिए, शर्मा कह रही हैं, हमको कंफ्यूज कर रही हैं आप। हम कह रहे हैं हम क्या ऐसा पढ़ा दिए, इलास्टिसिटी ऑफ रिजिडिटी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये इसका एक नाम और भी है, इसको याद करिए। याद क्या करना है, इतना इतना याद नहीं करेंगे आप लोग। शियर स्ट्रेस, इसको क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है ना, उस दौरान ये उत्पन्न होता है। क्लियर है? बिल्कुल। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे हमको मिलता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। चलिए, अच्छी बात है कि आपको याद है इलास्टिसिटी। ठीक है। अच्छा, इनके कहानियों को भी समझ लीजिए कि यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वाई से, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से, और इसको बी से। ठीक है। यहाँ पे आइएगा, स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से, स्ट्रेन को हम लोग एप्सिलॉन से। ठीक है ना, और एक आपको प्रोपोर्शनलिटी इलास्टिसिटी यहाँ पे आएगी, तो इलास्टिक लिमिट को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, मैंने वहाँ पे डाल दिया है, बाकी आप समझदार है। ये सभी के सभी क्या है? कांस्टेंट है। ये कब आता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के दौरान। अब जिन लोगों ने ये पढ़ा होगा उनको तो समझ में आ रहा होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, है ना। क्योंकि जो कुछ नहीं जानता वो सब कुछ जानता है, ये भी एक सत्य है। ठीक है, तो ये इतने हो गए। अब इसके बाद यहाँ से कहानी स्टार्ट क्या पे होती है? क्या कह रही है? अच्छा, ये ठीक है, सॉरी, एरो यहाँ से चला गया था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग के पास क्या आता है भाई? इसके बाद हम लोग की कहानी स्प्रिंग पे आ जाती है ना। हम लोगों ने स्प्रिंग फोर्स पढ़ा, फिर स्प्रिंग कांस्टेंट देखा, है ना। स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में बात की, और स्प्रिंग फोर्स आया कहाँ से था? हुक्स लॉ से ही आया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने कटिंग द स्प्रिंग पढ़ा, है ना, कि अगर हम स्प्रिंग को कट कर रहे हैं, कटिंग द स्प्रिंग। फिर उसके बाद काट लिया तो फिर जोड़ेंगे, है ना, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है। फिर यहीं पे हम लोगों ने वर्क डन पढ़ा, वर्क डन एंड एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, कि कितनी एनर्जी स्टोर होती है, स्टोर्ड इन स्प्रिंग। क्लियर है। फिर छठे नंबर पे हम लोगों ने क्या देखा? क्या? हाँ ठीक है, रॉड, स्ट्रेस्ड रॉड के अंदर कितनी एनर्जी है? एनर्जी स्ट्रेस्ड रॉड, ठीक है, कितनी होती है? तो ये देखा हम लोगों ने। अब यहाँ पे दो तरीके थे, हम लोगों ने देखा कि एक तो स्प्रिंग के तरीके से देख लिया, मतलब स्प्रिंग के बेसिस पे देखा था, और एक आइसोलेट करके इसको खुद का देखा था। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट यहाँ पे हो गए, और 7वें पॉइंट पे हम लोगों ने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख लिया, है ना, स्ट्रेन स्ट्रेन कर्व। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है, और इन्हीं सब पे हमको क्या करना है? क्वेश्चन लगाना है। तो अगर आप इन पे क्वेश्चन आप देख लेते हो, यानी इनके बारे में समझ लेते हो, तो आपकी कहानी यहीं पे क्या हो जाएगी? चैप्टर क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। लेकिन कहानी मतलब पूरा समझ चुके हैं अब हम, और क्वेश्चन लगाने के लिए हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। दैट मीन्स अब आप स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से। तो हम लोग बारी बारी क्वेश्चन सीरीज देखेंगे। यहाँ पे प्रयास यही करेंगे कि ये क्लास के अंदर खत्म कर पाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि एक तो बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन भी आपको कैसे मिलेंगे? लिखे हुए ही आएंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे केवल और केवल वैल्यू दे देगा, पुट कर लेंगे। तो हमको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, फिर समझाना पड़ेगा, तो फिर थोड़ा सा टाइम यहाँ पे क्या होता है? स्पेंड होता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? सबसे पहला काम आपके लिए, स्पेशली ऑफलाइन वाले जो लोग हैं, इनके लिए क्या करूँगा कि आप लोगों को मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करा देता हूँ। आज आप इसको सबसे पहले क्या कर लीजिए? सॉल्व करिए। नहीं आ रहा है तो कल से हम इस पर स्टार्ट करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले आप काम करके आइए, ताकि आप ऑलरेडी कंफर्ट जोन से बाहर हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है कि यहाँ पे एकदम कंफर्ट जोन में मत रहना है, एकदम सब सही है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो चैप्टर कुल मिला के 1 आध दिन का और मेहमान है, इसके बाद दूसरा चैप्टर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस उम्मीद के साथ कि आप इतना टॉपिक पहले रिकवर कर लेंगे, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ तो आप आराम से क्वेश्चन कर पाएँ।
इसी उम्मीद के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच अमर्स।